करते हैं न्यूप्लेजिया। न्यूप्लेजिया का लफ्ज़ी मतलब क्या होता है? प्लेजिया एक चीज़ आपने जो है वो कोई चीज़ बनानी है। न्यूप्लेजिया ये न्यू ग्रोथ, लेकिन ये न्यू ग्रोथ जिस तरह हम वर्ड यूज करते हैं हाइपरप्लेजिया, हमने पढ़ा हाइपरप्लेजिया। हाइपरप्लेजिया के अंदर भी जो नंबर ऑफ सेल्स, मतलब एक सेल था वो चेंज हुआ, दो में, तीन में, चार में, पांच में, छह में, उसके नंबर ऑफ सेल्स जो बड़े थे। हाइपरप्लेजिया एक फिजियोलॉजिकल अडाप्टेशन थी सिर्फ। उसके अंदर जो ग्रोथ होती है ना हाइपरप्लेजिया में, वो एक कंट्रोल्ड पैटर्न में होती है। हम नियोप्लेजिया को हाइपरप्लेजिया के साथ मिक्स तो नहीं कर सकते ना। जो डीएनए होता है हाइपरप्लेजिया के अंदर सेल्स का बिल्कुल नॉर्मल होता है, फुल कंट्रोल होती है वो आपकी ग्रोथ। जो नया सेल बनता है वो टोटली डिफरेंट बनता है। वो डिफरेंट कैटेगरी का मतलब उनकी अपनी जो फंक्शन है वो भी डिफरेंट होता है। अब अगर ऐसा हो कि ग्रोथ जो है अनकंट्रोल हो जाए, उसकी कोई रेगुलेशन ही ना हो, तो लेजिया के अंदर भी नंबर ऑफ सेल जो है बढ़ते हैं। लेकिन इसको हम फिर क्यों कहते हैं कैंसर को? क्योंकि इसके अंदर जो ग्रोथ होती है वो टोटली अनकंट्रोल और उसकी कोई रेगुलेशन नहीं होती, और ये चीज जो है रुकती नहीं है। मतलब अब जो सेल साइकिल जो है, सेल साइकिल की आपने फेज होती है, फेज होती है, जी फेज होती है, एस फेज होती है और एम फेज। नॉट इनएक्टिव फेज होती है, लेकिन सेल साइकिल जो है वो बेसिकली जो चलता है G1 G2 एस फेज और एम फेज, जैसे सेल साइकिल घूमता रहता है। तो सेल जो है वो एक से दो, दो से तीन ऐसे बढ़ते रहते हैं। तो इसमें न्यूप्लेजिया के अंदर जो है जो सेल की ग्रोथ होती है वो टोटली विदाउट रेगुलेशन होती है, और इसके ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं होता। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो है, न्यूप्लेजिया एक ये जो ग्रोथ है ये वापस नहीं आनी का देखें। हाइपरप्लेजिया के अंदर कुछ हार्मोन जो है स्मूथ मसल का हाइपरप्लेजिया करवाता है। यूट्रस के अंदर जो है, जिस तरह प्रेगनेंसी में यूट्रस का साइज बढ़ता है, उसमें स्मूथ मसल जो मायोमेट्रियम के अंदर होते हैं उनके नंबर भी बढ़ते हैं, उनके साइज भी बढ़ता है। वो एक कंट्रोल पैटर्न के अंदर अंडर हार्मोन का एक्शन होता है, ये प्रोजेस्टेरॉन का। प्रोजेस्टेरॉन उस पर एक्ट करता है यूट्रस पे, उसके नंबर बढ़ते हैं। मतलब ये कंट्रोल पैटर्न होता है। जैसी प्रेगनेंसी एंड होती है, आपका यूट्रस जो है दोबारा अपने नॉर्मल साइज पे आ जाता है। मतलब वो जो पैटर्न होता है, जैसे एक अडाप्टेशन टाइप की, कि बेबी को जो है वो हमने उसके अंदर जो है वो बेबी की ग्रोथ करवानी है यूट्रस में, तो हमें जो है उसका साइज बढ़ाना पड़ेगा। जैसे ही जो है बेबी आउट हुआ, यूट्रस अपने नॉर्मल साइज पे आया। वो एक रिवर्स वाली तब्दीली थी ना हाइपरप्लेजिया। जब स्ट्रेस होता है, अडाप्टेशन जो है वो होती है, उसमें नंबर बढ़ते हैं। जब स्ट्रेस खत्म हो जाता है, नंबर फिर नॉर्मलाइज हो जाते हैं। अब यहाँ पे ये चीज जो है वो टोटली रिवर्सिबल है। अगर कोई चीज कैंसर में चेंज हो रही होती है तो वो वापस नहीं आती कि नंबर थोड़े हो जाएंगे जी, उसके ऊपर स्ट्रेस खत्म हो जाए। ये इर्रिवर्सिबल है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो कैंसर का होता है मोनोक्लोनल। क्लोन की टर्मिनोलॉजी सुनी होगी कि एक चीज की जो है कॉपी बना। ए है, ए की आपने एक और ए बना लिया, एक और ए, कॉपियां बना रहे हो, ये क्लोन है। एक आप बी नहीं बना रहे, एक आप सी बना सकते। क्लोनिंग नहीं कहा जाता कि सेम आइडेंटिकल चीज बनाना। जो कैंसर सेल होता है ना, मतलब ये आपका एक कैंसर सेल है, ये कैंसर सेल आपकी कॉपियां बना रहा है, और ये सारी की सारी कॉपियां वो बिल्कुल सेम है। ये मदर था, और ये कैंसर सेल, ये डाटर सेल है। डाटर सेल, और जिससे वो कैंसर सेल स्टार्ट हुआ है। कैंसर हमेशा एक सेल से शुरू होता है। जिसमें म्यूटेशन होती है ना, वो मतलब जिसमें कैंसर में चेंज हुआ, उसका सेल साइकिल डिस्टर्ब हुआ, वो कैंसर में होने जा रहा है। तो एक सेल जो है उसका डीएनए जो खराब हुआ है, म्यूटेशन हुई है, जो नेक्स्ट सेल उस पर बनना है वो भी एबनॉर्मल डीएनए का होना है, और नेक्स्ट सेल बनना है वो भी एबनॉर्मल डीएनए का होगा। तो वो कॉपियां बनती हैं।
वो कापियां जो है वो एक दूसरे का क्लोन होती हैं, मोनोक्लोनल। जो हाइपरप्लेसिया होता है उसमें सेल्स का जो है वो डिफरेंस होता है। हाइपरप्लेसिया जो है एक सेल दो में डिवाइड, तीन में डिवाइड, क्लोनल सेल बनते हैं। मतलब उसका जेनेटिक मेकअप थोड़ा सा डिफरेंट तो होगा ना, फिर नॉर्मल चीज है। अगर एक ही सेल की, एक एबनॉर्मल सेल है म्यूटेटेड, उसमें म्यूटेशन हुई, एबनॉर्मल सेल है उसमें म्यूटेशन हुई, और वो एबनॉर्मली म्यूटेटेड सेल जो है वो कॉपियां बनाना शुरू कर दी उसने। वो कॉपियां क्या कहलाएंगी? क्लोन। बात समझ में आ गई? यहाँ तक जो है कि ये मोनोक्लोनल प्रॉपर्टी होती है न्यूक्लियस। ये सेल्स क्या होते हैं जी? मोनोक्लोनल। अच्छा, दूसरी एक और खास बात, क्या ये कैंसर सेल फंक्शनल होते हैं? क्या कैंसर सेल जो है वो आपका कोई फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं? कैंसर फंक्शनल नहीं होते। कैंसर सेल कहा जाता है, कैंसर सेल जो है ब्लैंक सेल। ब्लैंक का मतलब क्या है? मतलब एक बच्चा जब स्कूल में एडमिट होता है, उसको नहीं पता, स्कूल में दाखिला लिया, उसने पढ़ना है, ये पहली क्लास, दूसरी क्लास, तीसरी क्लास, उसका दिमाग बिल्कुल खाली होता है, उसको पढ़ाना है हमने, या आपने ये बड़े हो गए, ये चीजें पढ़ के आपने ये काम करना है, मतलब ये फलां फलां फंक्शन करना है, एजुकेशन के बाद जो है फलां फलां काम करना है। इस तरह सेल को जो है ना एक प्रोग्रामिंग दी जाती है। लीवर का सेल है, उसने लीवर का फंक्शन करना है। किडनी का सेल है, उसने किडनी का फंक्शन करना है। हर सेल का एक अपना फंक्शन होगा। लेकिन जब कोई भी कैंसर सेल बनता है, वो किडनी के सेल से आ जाए, लीवर के सेल से आ जाए, स्किन के सेल से आ जाए, जैसे भी वो कैंसर सेल टोटली ब्लैंक होता है। ब्लैंक सेल का मतलब होता है कि उसको नहीं पता उसने क्या करना है। दूसरे वर्ड को और आसान करते हैं, इसको लेते हैं, ये नॉन फंक्शनल सेल है। कैंसर सेल क्या है? नॉन फंक्शनल सेल। इस कैंसर सेल के बारे में मैं एक मिसाल देता होता हूँ, जो उर्दू का वो मुहावरा नहीं है कि दुश्मन नाकाम का नफाज का दुश्मन अनाज का, तो वो हिसाब होता है, वो निकटू वाला हिसाब। ये कैंसर सेल ये होते हैं हमारी बॉडी के अंदर जो है। इन्होंने न्यूट्रिशन, आपकी बॉडी की जो नॉर्मल सेल है, नॉर्मल सेल जो है उनको आप तो बदले में वो आपको क्या देते हैं? बदले में वो आपको देते हैं। अब ये जो कैंसर सेल है, कैंसर का सेल जो है, आप इसको न्यूट्रिशन देते हो ना, कैंसर न्यूट्रिशन अपनी लेता है, लेकिन बदले में क्या करता है? कुछ भी नहीं। अब इसने इसने अपनी वैसल बना लेनी है, आधी न्यूट्रिशन तो इसको चल जानी है, अब काम भी कोई नहीं होना। अगर इमेजिन करें ये कैंसर सेल पूरी बॉडी में फैल गई, जगह जगह पे जाके अपनी ग्रोथ करवाते जाएंगे। ग्रोथ पर इनका एक ही काम है जी, रेप्लिकेशन पे रेप्लिकेशन डीएनए की चलती जाएगी, इनके नंबर बढ़ते जाएंगे, खाते जाएंगे और बढ़ते जाएंगे, खाते जाएंगे, डिवीजन करते जाएंगे। काम क्या करेंगे? कुछ भी नहीं, क्योंकि इनको नहीं पता इन्होंने क्या करना है। तो कैंसर सेल को क्या कहा जाता है जी? ब्लैक सेल। खाली है, इनके अंदर दिमाग नहीं है। कहने का मतलब इनका डीएनए इस काबिल नहीं है कि कोई काम कर सके, कोई चीज ही बना दे, कोई बॉडी को कोई फायदा ही हो जाए उस चीज का। ये होते हैं जी ब्लैंक सेल। ध्यान होगी ये बात। ब्लैंक सेल फुली नॉन फंक्शनल सेल होते हैं। फुली नॉन फंक्शनल सेल जो है, मतलब ये न्यूट्रिशन भी यूज कर जाते हैं और काम भी कोई नहीं करते। न्यूट्रिशन बॉडी, अच्छा, अब बॉडी की जब न्यूट्रिशन इस्तेमाल करोगे और काम कोई नहीं करोगे, आप लीवर की मशीनरी चल रही है, आपकी सारी मेटाबॉलिज्म, प्रोटीन बन रही है, प्रोटीन टूट रही है, फैट बन रही है, फैट टूट रही है, किडनी अपना एक्सक्रीटरी फंक्शन कर रहा है, लंग्स अपना ऑक्सीजन आपको दे रहा है, हार्ट आपकी पंपिंग दे रहा है, ब्रेन अपना काम कर रहा है, सारे कुछ। अगर वो एनर्जी ले रहे हैं तो आपको आउटपुट भी तो दे रहे हैं ना। न्यूट्रिशन इस्तेमाल कर रहे हैं, वो आपको फंक्शन भी प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर कोई आपके जो है वो पास, मतलब कोई ऐसी चीज आ जाती है, ऐसे सेल बॉडी में आ जाते हैं, वो खाता जाते हैं, तो अब वो खाएंगे क्या? खाने किसकी न्यूट्रिशन खानी है? नॉर्मल सेल की न्यूट्रिशन किसको चली गई? इस ब्लैक सेल को। मतलब उन्होंने सिर्फ खाना है, आउटपुट कोई नहीं देनी, आउटपुट जीरो। ये होते हैं ये कैंसर सेल, इसमें आउटपुट जो है वो बिल्कुल नहीं निकलती। न्यूट्रिशन इस्तेमाल करते जा रहे हैं, बाकी सेल की न्यूट्रिशन कम पड़ जाती है, बाकी सेल्स की न्यूट्रिशन जो है कम पड़ जाती है। अगर एक घर में दो बंदे कमाने वाले हों, चार खाने वाले हों, चलो फिर भी बात बनती है।
अब अगर जो है वो 5 खाने वाले हो और एक ही कमाने वाला है, एक पे बोझ होगा ना सारा, तो घर का सर्किट तो नहीं चलेगा। इस तरह सेम हमारी बॉडी मशीनरी होती है। तो कैंसर सेल जो है हमारी बॉडी को कैसे नकारा देते हैं। नॉर्मल सेल जो है उनकी न्यूट्रिशन कैंसर सेल को चली जाती है। अब कैंसर सेल आपको बदले में क्या देते हैं? कुछ भी नहीं। तो इसीलिए ये चीज डेंजरस है ना। तो बंदा क्या होता जाता है, कैंसर का वीक होता, उसका जिस्म जो है वो टोटली जो है खुश्क हो जाता है, सुकड़ जाता है। एक एक्जिया, ये मेडिकल टर्म है, उसको वेस्टिंग, हमारी बॉडी वेस्ट हो रही है, कमजोरी होती जा रही है, उस पेशेंट का वेट लॉस है, ये वेट लॉस है, कहाँ जा रही है? और आप कैंसर सेल इस्तेमाल कर, बदले में क्या दे रहे हैं? कुछ भी नहीं। इसको कहते होते हैं जी कैकेक्सिया। किसने करवाया? कैंसर ने। कैंसर कैकेक्सिया। तो ये एक इम्पोर्टेंट फीचर है जी। ये बंदे का जो है 4-5 माह से या 6-7 जब कैंसर डेवलप हो जाता है उसके बाद की बात कर रहा हूँ कि आहिस्ता आहिस्ता उसका जो वजन जो होता है ना वो कम होता जाता है, वो इतना वीक से वीक होता जाता है। तो उसको कहते होते हैं कैंसर कैकेक्सिया, क्योंकि कैंसर वाले सेल जो है वो न्यूट्रिशन जो है वो इस्तेमाल करते जाते हैं। अच्छा, ये आगे इसकी दोबारा से फिर से देखें डेफिनेशन न्यूक्लियर की क्या है। ये है तो नई ग्रोथ, लेकिन ये इसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होता, टोटली अनरेगुलेटेड होती, कोई रेगुलेशन नहीं है, टोटली इरिवर्सिबल है। एक बार बन गए वो मरते नहीं है ये सेल। और नेक्स्ट जो है जो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी इसकी जो है ये मोनोक्लोनल है, ये मोनोक्लोनल है। अब ये कैंसर की जो ये कुछ टेस्ट हैं, G6DP, ये आपने पढ़ा होगा। ये ना पेंटोज पाथ जो होता है, जिस तरह होती है ना ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस जो है ये भी एक पाथ है जिसमें आप जो है वो ग्लूकोज को कन्वर्ट करते हो इसमें पायरो। अच्छा, उसी तरह एक और पाथ पे होता है पेंटोज पाथ पे, वो भी ग्लूकोज की मेटाबॉलिज्म का पाथ है, पेंटोज पाथ पे। पेंटोज पाथवे के अंदर ग्लूकोज की मेटाबॉलिज्म के लिए जो एंजाइम इंपॉर्टेंट होता है G6 ग्लूकोज 6 फास्फेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम, ग्लूकोज 6 फास्फेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम। ये डीएनए वगैरह बनाने के लिए पेंटोज पाथ में राइबोज शुगर, इसका जो एंड प्रोडक्ट होता है राइबोज शुगर होती है, राइबोज शुगर 5 कार्बन वाली, इसमें ग्लूकोज कार्बन का होता है। राइबोज शुगर जो है ये किस में यूज होती है? डीएनए के स्ट्रैंड में। वो आपको कंपोजिशन पता होगी, नाइट्रोजनस बेस, एक फास्फेट मॉलिक्यूल, एक शुगर मॉलिक्यूल, जिससे आपका एक न्यूक्लियोटाइड बनता है। ठीक है, तो ये पेंटोज पाथवे से जो है ना राइबोज शुगर बनती है, उससे आप अपना डीएनए का पूरा मटेरियल बनाते हो। जब सेल डिवाइड करते हैं तो ऑफ कोर्स ये वाला आपका G6 जो ये ग्लूकोज 6 फास्फेट डिहाइड्रोजन एंजाइम होगा, ये भी अच्छा खासा फंक्शनल होगा उस सेल के अंदर जो है। अच्छा, इसकी जो है 2 टाइपें होती हैं, एक ए कैटेगरी और बी कैटेगरी। जब भी कोई सेल डिवाइड करता है, नॉर्मल सेल जब डिवाइड कर रहे होते हैं 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, जब इस तरह मतलब उनकी डिवीजन चल रही होती है, तो इसकी जो आइसोफार्म दो हैं, इनमें रेशो जो है कुछ सेल के अंदर है, तो आपने एक सेल से जो है ना 100 सेल बना लिए हैं। एक सेल से, एक सेल था उसके आपने कितने बना लिए? 100 सेल बना लिए। तो उसमें उस 100 में 50 के अंदर जो है वो ए होगा और 50 के अंदर बी होगा। मतलब इन दोनों एंजाइम की जो 2 टाइप्स हैं, जी ग्लूकोज 6 फास्फेट डिहाइड्रोजनेज ए, ग्लूकोज 6 फास्फेट डिहाइड्रोजनेज बी, इन दो इसकी 2 आइसोफॉर्म होती हैं। ये नियरली इक्वल रहता है, ये नियरली इक्वल रहता है। और ये सेल एक जैसे नहीं, पॉलीक्लोनल सेल्स हैं। ये पॉलीक्लोनल सेल मतलब उनका उनका जेनेटिक मेकअप एक जैसा नहीं है। अब जरा इमेजिन करें, आपने करवाया नियोप्लाज, क्या करवाया? नियोप्लाज। एक सेल जो है वो कैंसर में, आपने उस एक सेल से नियोप्लास्टिक सेल बनाए 100,
वाली सेल बनाई, नॉर्मल 100 सेल बनाए थे आपने, उसमें 50-50 जो है वो क्या है, 50-50 मतलब 50% में वो आपका ए टाइप होगी और 50 में बी होगी, इक्वल तरह के एंजाइम होंगे दोनों में। अब अगर एक सेल के ही आप 100 बनाते हो तो उसमें या तो ए बहुत ज्यादा होगा या सिर्फ बी होगा। ये कॉपी एक बन रही है ना, ये मोनोक्लोनल है। अगर आपका ग्लूकोज 6 फास्फेट डिहाइड्रोजनेज ए वाला एक सेल है वो कैंसर में चेंज हो जाता है, उसमें ये एंजाइम ए है, तो उसने आगे 100 सेल बना दिए, वो जो 100 सेल होंगे वो सारे के सारे सबके अंदर एंजाइम ए ही होगा, मतलब उसमें उसने क्लोन बना लिए ना अपने, तो वो जेनेटिक मेकअप उसका एक जैसे ही रहेगा। तो ये होते हैं ये मोनोक्लोनल जो है, और इसके अंदर ग्लूकोज 6 फास्फेट डिहाइड्रोजनेज जो है उसकी सिर्फ एक टाइप मिलेगी, और क्योंकि वो कैंसर वाला सेल बन चुका है ना, या उसमें सिर्फ बी मिलेगा या उसमें सिर्फ ए मिलेगा। ये नहीं होगा कि 50-50 नहीं होगा कि दोनों जो है दो एंजाइम की दोनों आइसोफॉर्म जो है 50-50% नहीं होती। क्लियर होगी बात नहीं? ये कैंसर वो सारी की सारी या तो ए होगी या फिर जो है वो आइसोफॉर्म बी होगी। मतलब ये भी एक तरीका होता है कि आपने कैंसर सेल को जो है ना नॉर्मल सेल से कैसे डिफरेंशिएट करना है, कि कैंसर सेल के अंदर ग्लूकोज 6 फास्फेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम चेक कर लें जी उसमें कौन सी टाइप है। अगर तो बी और ए दोनों हैं तो वो कैंसर वाले सेल नहीं है। अगर या तो ए सारी के जितने भी सेल नए बने हैं, क्लस्टर बना हुआ है सेल्स का, आप सस्पिशन है कि ये कैंसर हो सकता है, आपने उसमें एंजाइम की आइसोफॉर्म चेक करनी है कि उसमें ए है या बी है, तो या तो ए ही होगी सारे के सारे या बी होंगे, क्योंकि वो सेल क्या होते हैं मोनोक्लोनल जो है। अच्छा ये एक और तरीका भी है जी कि क्लोनल करने, ये एग्जांपल दी हुई है बी सेल। अच्छा बी सेल का जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर जो है ना लाइट चेन होती है, लैम्डा और पापा उसका पार्ट होते हैं। बी सेल को आपको पता है बी सेल क्या बनाते हैं, बी सेल से क्या बनता है, बी सेल चेंज होते हैं किसमें, प्लाज्मा। बी सेल चेंज होते हैं किसमें, प्लाज्मा सेल में। और प्लाज्मा सेल क्या बनाते हैं, एंटीबॉडी। ये जो एंटीबॉडी बनता होता है ऐसे होता है ना, वाई शेप का एंटीबॉडी होता है, उसमें लाइट चेन होती हैं और हैवी चेन जो है, मतलब एक लाइट चेन होती है और कुछ हैवी चेन होती हैं। अब जो लाइट चेन होती है, जो हैवी चेन लाइट चेन जो है, यहाँ पे ये भी लाइट चेन है, 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 दो लाइट चेन और दो हैवी चेन का कॉम्बिनेशन होता है एंटीबॉडी। इसमें जो लाइट चेन होती है लाइट चेन, कापा वाला पार्ट और लैम्डा वाला पार्ट जो है, कापा वाला पार्ट या फिर लैम्डा वाला पार्ट। लाइट चेन को जरा डिस्कस कर रहे थे। बी सेल क्या बनाते हैं जी, एंटीबॉडी जो एंटीबॉडी बनाते हैं बी लाइट चेन दो है यहाँ पे, कापा और लैम्डा जो है, इसकी जो रेशो होती है कापा टू लैम्डा 3:1 नॉर्मली ऐसे होता है, 3:1 जो है। एंटीबॉडी के अंदर दोनों चेन है, हैवी चेन भी है और लाइट चेन भी। इसमें हमारे लिए इम्पोर्टेंट जब कैंसर होता है तो उसमें लाइट चेन की प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाती है। जब बी सेल का कोई भी ट्यूमर जो अगर ब्लड सेल कैंसर में देखेंगे, जब ट्यूमर होता है बी सेल का तो इसमें लाइट चेन की प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाती है। अब वो लाइट चेन की जो रेशो है 3:1, एक लाइट चेन होती है कापा, एक होती है लैम्डा। तीन मतलब अगर कापा चेन बनी है तो एक लैम्डा बनेगी। अब ये वाली रेशो अगर मिसाल के तौर पे आप 20 ठीक है, 20 सेल का किया आपने हाइपर प्लेसिया, अब ये तो कैंसर नहीं है ना, ये तो आपने नॉर्मल एक फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स हुआ, इम्यून सिस्टम की नीड थी, 20 सेल प्रोलिफरेट करेंगे, उन्होंने फाइटिंग करनी है जाके एंटीबॉडी बनाने हैं, लिम्फ नोड के अंदर 20 सेल डिवाइड करते जा रहे हैं, उसने सिर्फ हाइपर प्लेसिया करवाया। वो अगर हाइपर प्लेसिया है तो ये जो रेशियो है 3:1 की, अगर बी सेल के नंबर लिम्फ नोड के अंदर बढ़ गए हैं, उन्होंने हाइपरप्लेजिया, ये कैंसर नहीं है, हाइपरप्लेजिया करवाया, तो उन सब बी सेल के अंदर अगर आप ये लाइट चेन करोगे ना तो
कापा और लैम्डा की जो रेशियो है वो 3:1 की 3:1 ही हो। अच्छा, अगर ऐसा हो, हम कब कहें कि जी बी सेल का न्यूप्लेजिया हो चुका है, बी सेल का कैंसर हो चुका है? अगर ये रेशियो उल्ट हो जाए, ये रेशियो जो है वैसे क्या 3:1 मतलब 3 कापा और 1 लैम्डा। अगर रेशियो ऐसे हो जाए कि 3 लैम्डा और 1 कापा हो जाए, या तो रेशियो इन्वर्ट हो जाए, या रेशियो इन्वर्ट हो जाए, या फिर वो जो पहले वाली रेशियो थी जो कापा 6 हो, या ये रेशियो इंक्रीज हो जाए, या रेशियो उल्ट हो जाए, मतलब 1:3, पहले 3:1 चल रहा था, या फिर ये इंक्रीज हो जाए, रेशियो 1 हो गया जी, 1 हो गया, तो लैम्डा की चेंज जो है वो एक ही बन रही है और कापा की बनती जा रही है। ओहो, 100:1 हो गया, 100:1 हो गई है और लैम्डा एक बनी है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि वो सेल क्या है, मोनोक्लोनल बी सेल हैं। मोनोक्लोनल बी सेल, इसका मतलब ये है कि उनका हो गया है, हो गया है, उनका हो गया बी सेल का कैंसर हो गया। मतलब ये इशू, आप ऐसे भी जो है बी सेल का नियोप्लेजिया ऐसे डिटेक्ट किया जा सकता है। ऐसे क्लोनैलिटी जो जो प्रॉपर्टीज ना कि मोनोक्लोनल होते हैं, तो एक तो वो एंजाइम की एग्जांपल दी, ग्लूकोज 6 फास्फेट डिहाइड्रोजनेज की 2 टाइप्स होती हैं, एक टाइप ए और दूसरी टाइप बी। उन दोनों की रेशियो नॉर्मल सेल का जब हाइपरप्लेजिया होता है, दोनों की रेशियो 50-50 होती है, 1:1, मतलब 50% ए और 50% बी। अगर सिर्फ और सिर्फ ए एक कैंसर सेल होते हैं, जो न्यूप्लेजिया जब होता है नॉर्मल सेल्स का, उसमें ग्लूकोज 6 फास्फेट डिहाइड्रोजनेज ए टाइप का जो है वो एक सेल में मिसाल के तौर पर उनके अंदर सिर्फ एक ही एंजाइम है ए, और बी है ही नहीं, इसका मतलब वो सेल मोनोक्लोनल बन चुके हैं और उनका न्यूप्लेजिया हो चुका है। फिर इसको कहते होते हैं ये क्लोनैलिटी वाली प्रॉपर्टी जो है, कि क्लोन बनते हैं न्यूप्लेजिया के अंदर। तो ये थी आपकी है। कैंसर की जो है वो कितनी टाइप्स होती हैं, वो फिर उसमें स्प्रेड होना है नहीं, या तो कैंसर जो है वो मेलिग्नेंट होता है कि वो स्प्रेड कर सकता है। जिस जगह पे हुआ है, मिसाल के तौर पे जो है एक कैंसर होता है, उसको हम नाम देते हैं हेपाटोमा। हेपाटोमा जो जहाँ पे ना ओमा, ओमा अगर मैं मिसाल का होता है लाइपोमा, ओमा है, ओमा, ठीक हो गया जी, अकेला ओमा है, तो ओमा का वर्ड हेपाटोमा। और एक और वर्ड एग्जांपल ट्यूमर होता है एडिनोमा, एडिनोमा मैस है। ये सारे जो होते हैं ये क्या होते हैं, बनाइन। इसके आगे वर्ड मैंने लगाना है क्या, फिर हो गया जी, ये बनाइन है, लाइपोमा, हेपाटोमा, एडिनोमा, एडिनोमा, फाइब्रोमा, फाइब्रोब्लास्ट से रिलेटेड है, फाइब्रोमा, आगे माइक्रोमा, एडिया का ट्यूमर होता है एक माइक्रोमा, ये इंडिविजुअल कैंसर में ये कैंसर को समराइज करूंगा, इसी लेक्चर में मैंने करना है समराइज, न्यूप्लेजिया वाले सेक्शन में इसको कवर करेंगे, किडनी के कैंसर कौन से हैं, लिवर के कौन से हैं, लेकिन उनका मतलब नोमेनक्लेचर उनका समझ में आ जाएगा। माइक्सोमा, मायोमा, मतलब ये ओमा वाला जो वर्ड जहाँ पे लगा वो क्या है जी, बनाइन ट्यूमर होते हैं। अगर आपने जो मेलिग्नेंट ट्यूमर होते हैं उनके एंड पे लिखा होता है, ये पूरा है, देखिए है ओमा, लेकिन उसमें आप कासी वाला वर्ड ऐड करना है, कार्सिनोमा या लिखा होगा, या फिर सार्कोमा, ये लाजमी, लाइपोसार्कोमा, मायोसार्कोमा, ओस्टियोसार्कोमा, ये बताइए कौन सा ट्यूमर है, ओस्टियोमा, 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 ओमा है, बनाइन है। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं ओस्टियोसार्कोमा,
malignant, जो malignant होते हैं उनके एंड पे जो है या तो कार्सिनोमा होगा या सार्कोमा होगा। सार्कोमा का वर्ड जो है ना कनेक्टिव टिश्यू के लिए इस्तेमाल होता है सिर्फ। जो कैंसर वाला जो वर्ड होता है कार्सिनोमा वर्ड है वो पेरेन्काइमल सेल होते हैं, जो फंक्शनल सेल या एपिथेलियल सेल होंगे या किसी सॉलिड ऑर्गन के, जिस तरह हेपेटिक सेल कार्सिनोमा, रीनल सेल कार्सिनोमा, लंग सेल कार्सिनोमा, इस तरह कार्सिनोमा का वर्ड यूज होता है। जो कनेक्टिव टिश्यू या स्पॉटिव टिश्यू होते हैं उसमें वर्ड सार्कोमा यूज होता है। ओस्टियो बोन जो है स्पॉटिव टिश्यू है, फैट जो है ये भी कनेक्टिव टिश्यू के अंदर आता है। लाइपोसार्कोमा, लाइपोसार्कोमा, जैसा ये हमने पढ़ा यहाँ पे 9, अगर मैं यहाँ लिखूं लाइपोसार्कोमा, लाइपोसार्कोमा ये मलिग्नेंट ट्यूमर मतलब फैट का जो है ना फैटी टिश्यू का लाइपोसार्कोमा। और बेनाइन ट्यूमर के एंड पे जो है अगर एडिनोमा का सिर्फ ओमा का वर्ड ना, मतलब कार्सिनोमा का वर्ड ना हो, सार्कोमा का वर्ड ना हो, सिंपल ओमा लगा हो, तो वो ट्यूमर जो है वो आपका बेनाइन होता है। अदरवाइज जो है वो क्या होता है मैलिग्नेंट। सार्कोमा मैंने बताया कि सार्कोमा जो है वो होता है टिश्यू होते हैं, मेसेनकाइमल सेल स्पॉटिव टिश्यू होते हैं। बोन है, कनेक्टिव टिश्यू, कार्टिलेज है, कॉन्ड्रोसार्कोमा, ओस्टियोसार्कोमा, ओस्टियोकार्सिनोमा नहीं कह सकते हम, ठीक है। लाइपोसार्कोमा, लाइपोकार्सिनोमा नहीं होता, लाइपोसार्कोमा होता है क्योंकि फैट ये भी कनेक्टिव टिश्यू है। तो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं वो स्पॉटिव टिश्यू होते हैं। क्या होते हैं? स्पॉटिव टिश्यू। जो कैंसर होता है वो किससे आता है? कैंसर हमेशा आता है का मतलब होता है वो सेल जो फंक्शन करते हैं, जो कोई काम करते हैं, कोई एंजाइम के तौर पे काम कर रहे हैं या एंडोक्राइन ग्लैंड के तौर पे काम, कोई ना कोई चीज बना रहे हैं, कोई चीज तोड़ रहे हैं, पेरेन्काइमल सेल होते हैं जी कैंसर। कार्सिनोमा, कार्सिनोमा एपिथेलियम वही प्रोटेक्टिव लेयर होती है ऊपर, एपिथेलियम, एपिथेलियम के भी कैंसर होते हैं। स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, बेसल सेल कार्सिनोमा, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, एडिनो कार्सिनोमा, एडिनो कार्सिनोमा वो भी एपिथेलियम है ना, एडिनो जो ग्लैंड होते हैं वो भी एपिथेलियम से बनते हैं ना। एडिनो कार्सिनोमा, एडिनो सार्कोमा नहीं होता। ठीक हो गया जी। ये आगे जो टर्मिनोलॉजी आगे आती जाएगी ना कैंसर के नाम तो आपको ज्यादा क्लियर, थोड़ा सा डिफरेंस याद रखें। सार्कोमा जो है वो मेसेनकाइमल टिश्यू से होता है और कार्सिनोमा जो है वो पेरेन्काइमल टिश्यू या फिर आपने वर्ड कौन सा यूज करना होता है? कार्सिनोमा वर्ड यूज करना होता है, कार्सिनोमा। और ये डिफरेंस होता है ये कार्सिनोमा और सार्कोमा के अंदर जो है। कार्सिनोमा सार्कोमा ये क्या है? ये बनाइन है, मैलिग्नेंट है, ये फैलते हैं, ये इनका स्प्रेड होता है, इनकी मेटास्टेसिस होती है, इनका स्प्रेड होता है। देखते हैं कौन से कैंसर जो है वो आज के दिन मतलब नाउ डेज जो है वो कैंसर जो कॉमन कौन से कैंसर हैं। इसमें फीमेल के अंदर ब्रेस्ट कैंसर, मेल के अंदर प्रोस्टेट का कैंसर, दोनों बहुत कॉमन है। और तीसरा कैंसर स्मोकिंग की जो वजह से होता है। लंग कैंसर मेल फीमेल दोनों में इक्वल है क्योंकि आजकल फीमेल भी स्मोकिंग करती हैं, उस वजह से इनकी इसकी जो रेशियो है ना वो तकरीबन एक ही हो गई है लंग कैंसर की। पहले लंग कैंसर जब स्मोकिंग का ट्रेंड फीमेल में नहीं था, मेल ही ज़्यादा करते थे, तो लंग कैंसर जो है वो ज़्यादा मेल में होता था, लेकिन अब लंग कैंसर फीमेल में भी इक्वल होता है। कोलोरेक्टल कैंसर जो है दोनों में, ये भी दोनों में सेम है। फीमेल में जो जो लीडिंग काज ऑफ डेथ जो कैंसर की वजह से है वो है आपका ब्रेस्ट कैंसर जो है, ब्रेस्ट कैंसर। और मेल के अंदर प्रोस्टेट और लंग कैंसर दोनों है। अच्छा, क्योंकि जो एशियन कंट्री है यहाँ पे हेपेटाइटिस का जो ट्रेंड बहुत चला हुआ है, हेपेटाइटिस बी और सी, इसकी वजह से जो है ना वो हेपेटिक कैंसर जो वो भी बहुत कॉमन है। हेपेटिक कैंसर, लीवर कैंसर,
और जो इससे जो और कॉमन कैंसर, मतलब इसको आप नंबर पे रख लो। और इसके अलावा एक और कैंसर आपका ये भी कॉमन कैंसर है, कैंसर जो है ये भी एशियन कंट्री में बहुत है, स्पेशली जापान में। गैस्ट्रिक कैंसर, गैस्ट्रिक कैंसर जो अल्कोहल वगैरह पीते हैं उनके अंदर जो है, या जो स्मोक्ड फूड नहीं होती, स्मोक्ड फूड जो है वो यूज़ करते हैं उनके अंदर, स्मोक्ड फूड के अंदर या जो अल्कोहलिज्म जिनमें चलती है तो उनमें जो है ये इशू होता है। गैस्ट्रिक कैंसर जो है, मतलब ये कॉमन कैंसर है, ये मेन हमारे कैंसर हैं। कोलोरेक्टल कैंसर, लंग कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, लीवर कैंसर जो है ये मेन हमारे कैंसर। कैंसर को डायग्नोज करने के लिए, क्योंकि कैंसर जो होता है ना ये एक साइलेंट सी डिजीज होती है। इसका उसी वक्त पता चलता है कि जब बात जो है वो सर से गुजर चुकी होती है। तो फिर कैंसर की तशखीस चलो थोड़ा सा हार्ड काम है, तो अब आहिस्ता आहिस्ता पेशेंट वीक होता जाता है तो पता नहीं चलता जी, कोई बीमारी लगती नहीं है, वो जी अचानक से डायग्नोज हुआ उसको कैंसर निकला है। तो उस चीज़ से बचने के लिए कि हम इसके इन्वेस्टिगेशन तक पहुंच सकें, तो कैंसर की जो है ना वो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि आप इस चीज़ से दूर रख सकते हैं। स्क्रीनिंग कहते हैं, डिजीज़ को फाइंड आउट करना होता है। तो डिजीज़ को डायग्नोज नहीं करना कि उसकी अकरेंस कितनी है, स्क्रीन करना है। अब उस स्क्रीनिंग जो है करने की ज़रूरत है कि कैंसर एक सिंगल सेल से स्टार्ट हो, सिंगल सेल से स्टार्ट होता है और उसकी एक डिवीजन होती है, दो होती है, तीन डिवीजन होते होते 30 डिवीजन तक अभी सिम्टम कोई नहीं आना। फॉर एग्जाम्पल लीवर कैंसर स्टार्ट हुआ, एक सेल से दो बने, दो से चार, चार से आठ, मतलब नंबर ऑफ डिवीजन बढ़ती जा रही है। तो आपका क्लस्टर ऑफ सेल्स बन जाता है, छोटा सा मैस वहां पे बन जाता है। अभी सिम्टम आना शुरू नहीं हुए, 30 डिवीजन जो है वो हो चुकी हैं। जैसे जैसे डिवीजन बढ़ती जाती हैं, अब आगे 30 बार वो सेल डिवाइड कर चुके हैं ऑलरेडी, तो मल्टीप्लाई कर लें कितने सेल बन जाएंगे, एक से दो, दो से आठ, आठ से 16, 16 से 32, 32 से 64, ये इतनी 8 डिवीजन में 64 हो गए हैं। तो 30 डिवीजन करेंगे तो कितने बन जाएंगे। अब जैसे जैसे डिवीजन बढ़ती जाती है ना, वैसे वैसे उनके अंदर म्यूटेशन आती जाती है और वो कैंसर की शक्ल अख्तियार करते जाते हैं। अभी नंबर ऑफ डिवीजन जो है सिम्टम आने तक, सिम्टम आने से पहले पहले अभी 30 डिवीजन हो, अब उस 30 के बाद 31, 32, 100 डिवीजन हो गई हैं। तो मतलब उसमें जितनी ज्यादा डिवीजन होती जाएगी, उतनी ज्यादा डिवीजन होती जाएगी, उतनी उसमें म्यूटेशन आती जाएगी, और जितनी म्यूटेशन आती जाएगी वो उतना ही आपका डेंजरस कैंसर बनता जाएगा। पहले वो बिनाइन था, वो मलिग्नेंट में चेंज होता जाएगा। तो हमें उसको मलिग्नेंसी तक, मतलब कैंसर जो कार्सिनोमा या सार्कोमा वाली स्टेज पे पहुंचने से पहले पहले हमने उसकी तशखीस करनी है। अगर तशखीस हो जाए तो उसका इलाज, अदरवाइज जो है वो फिर जो प्रोग्नोसिस होती है बहुत बैड होती है। कैंसर वाले सर्वाइवल इतना मुश्किल क्यों है, इसका इलाज इतना मतलब नामुमकिन क्यों होता है? वजह ये है कि हमें पता लेट चलता है, सबसे इम्पोर्टेंट रीजन ये है। डिटेक्टेड लेट, हमें पता ही लेट चलता है, तो इसी वजह से जो है वो कैंसर जो है वो कैंसर ऑलरेडी मेटास्टेसिस मतलब स्प्रेड उसका, वो कार्सिनोमा या सार्कोमा इसको कहते हैं ना मलिग्नेंट। ओमा अकेला हो तो बनाइन होता है, वो इस स्टेज पे आ चुका होता है। कार्सिनोमा या सार्कोमा वो बन चुका होता है, उसका स्प्रेड लिम्फ नोड तक चला गया है। लिम्फ नोड या तो वो लिम्फेटिक सिस्टम के जरिए स्प्रेड करता है, या वो लिम्फेटिक, इसके स्प्रेड आगे डिस्कस करेंगे। दो तरह का स्प्रेड होता है कैंसर का, या लिम्फेटिक सिस्टम के थ्रू, या फिर जो है उसने ब्लड के थ्रू जो है वो स्प्रेड होना है। अच्छा, अब स्क्रीनिंग हमने हमने जो 4-5 कैंसर डिस्कस किए हैं, कोलोरेक्टल कैंसर, लंग कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, मतलब ये 4-5 कैंसर, गैस्ट्रिक कैंसर एक और हो गया, तो ये 4-5 कैंसर जो हैं ये बहुत कॉमन है। अब इसके अलावा हट के जो आप कैंसर सुनते हो, कि ब्रेन का कैंसर हो गया जी, ब्रेन ट्यूमर हो गया, बहुत रेयर केसेस होते हैं, बहुत रेयर केसेस होते हैं। स्किन कैंसर जो है, स्किन कैंसर में उसको एक खास रेडिएशन का एक्सपोजर होता है तो फिर कहीं जाकर स्किन कैंसर होता है, मतलब ये इस तरह कॉमन नहीं है। अब जो ओवरऑल जो कॉमन कैंसर है, 4-5 ये कैंसर है, हमें फिर इनकी जो है ना स्क्रीनिंग करवानी चाहिए।
स्क्रीनिंग के लिए जो टेस्ट है, मेमोग्राफी जो है, जो ब्रेस्ट कैंसर के लिए मेमोग्राफी होती है, रेडियोलॉजिकल टेस्ट है, ये ब्रेस्ट कैंसर के लिए करवाया जाता है। सिंपल इसको एक्सरे कहते हैं, एक्सरे चेस्ट जो है, इसमें ब्रेस्ट का एक्सरे किया जाता है, उसको मेमोग्राफी कहा जाता है। पैप स्मीयर जो है, पैप स्मीयर होता है ये जो सर्विक्स का कैंसर फीमेल में, ये बहुत कॉमन है, रिप्रोडक्टिव ट्रैक का कैंसर फीमेल के अंदर HPV वायरस होता है, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस जो है। वैसे तो ये राट मोके नहीं बनते जिसम के ऊपर वाइट वाइट से जो मोके होते हैं, वो उनको कहते होते हैं राट। ये जो राट होते हैं जेनिटल राट भी होते हैं, और फेस पे भी निकल सकते हैं, किसी और जगह जेनिटिलिया पे ज़्यादा निकलते हैं। फीमेल के अंदर ये वायरस राट जो करवा रहा है उससे हट के क्या करवाता है, ये सर्विक्स का कैंसर, वेजाइना का कैंसर जो है, सर्विकल कैंसर, तो उसके लिए जो है ना उसको स्क्रीन करवाना है, पैप स्मीयर करते हैं। पैप स्मीयर होता है, ये एक टेक्निक होती है, इसमें एक स्पैचुला होता है, उससे जो है ना टिश्यू लिए जाते हैं सर्विक्स से, टिश्यू लेके उसकी जो है फिर उसको मतलब हिस्टोपैथोलॉजी करवाई जाती है, चेक करना होता है, मतलब उसकी ना स्क्रीनिंग करवानी चाहिए, एक साल में 1-2 बार स्क्रीनिंग होनी चाहिए। हम स्क्रीनिंग ही कर रहे हैं ना, हम मतलब देखना है कि कैंसर हो तो नहीं रहा, कोई ऐसा इशू तो नहीं आ रहा। वहाँ पे एपिथीलियम जो होती है ना, यूट्रस की एपिथीलियम और होती है, और आपकी जो विजाइना जो है उसकी एपिथीलियम तो डिफरेंट होता है, वहाँ पे जंक्शन होता है, वो एरिया बहुत प्रोन होता है कि वहाँ पे कैंसर जो है बड़ा इजीली हो सकता है। इसके अलावा मेमोग्राफी करवानी चाहिए, मेमोग्राफी जो है, पैप स्मीयर, प्रोस्टेट कैंसर के लिए जो है PSA एक एंटीजन होता है। अब ये जो मोस्टली मेल होते हैं 75 प्लस में होते हैं, उसके बाद पहले प्रोस्टेट लार्ज होता है 60 प्लस में, कैंसर में चेंज होता है नियरली 70, अराउंड 70 प्लस 75 प्लस ये मेल होते हैं, तो उसमें प्रोस्टेट का कैंसर हो सकता है। तो अब वो कैंसर हो सकता है, बंदा बूढ़ा हो रहा है, 50-60 साल तक उसकी उम्र हो चुकी है, उसको यूरिन का मसला होता है, रुकावट आती है, अक्सर उन मेल का जो है ना प्रोस्टेट बढ़ जाता है, टेस्टोस्टेरोन एक्ट करता है, उसकी वजह से प्रोस्टेट की इनलार्जमेंट हो जाती है। अब वो ऐसा ऐसा प्रोस्टेटिक कैंसर बन जाता है, ये बहुत मेल में बहुत कॉमन है। तो इसकी स्क्रीनिंग जो है क्या है, आप सिंपल ये इसका ना एक एंटीजन होता है, तो कहते हैं प्रोस्पेसिफिक एंटीजन, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन जो है, प्रोस्टेट से रिलेटेड जो एंटीजन होता है, इसका लेवल चेक करते हैं, ये बहुत ज़्यादा होता है, और अगर बहुत ज़्यादा हो रहा है, थोड़ा सा ज़्यादा 1000 तक है, 2000 तक है, 3000 तक, उसकी वैल्यू जितनी भी होती है, तो उसके हिसाब से हम डिसाइड कर लेते हैं, वो अभी हाइपरप्लेजिया अभी जो है कैंसर में चेंज नहीं हुआ, BPH है अभी, बनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया, ठीक हो गया। अब ये हाइपरप्लेजिया कभी जब चेंज हो सकता है कैंसर में, तो आपने ये स्क्रीनिंग करवानी, क्या करवाना है, PSA, तो ये भी स्क्रीनिंग का एक टेस्ट होता है। अच्छा, अब एक पेशेंट आता है आपके पास, क्रोनिक डायरिया होता है, कभी कॉन्स्टिपेशन, कभी डायरिया, उसको कितने 2 से 3 साल हो गए, 1-2 साल, अगर जो इस तरह के मरीज होते हैं, उनको कभी डायरिया, कभी कॉन्स्टिपेशन, इस तरह के मरीजों की लाजमी कोलोनोस्कोपी करवानी चाहिए। क्यों करवाना चाहते हो, क्योंकि एक तो कोलोनोस्कोपी और फीकल अक्यूल्ड ब्लड टेस्टिंग होती है, फीसिस के अंदर ब्लड के पार्टिकल्स आते हैं, ठीक है, तो ये स्क्रीनिंग के लिए आप ये टेस्ट भी करवा सकते हो स्टूल से, और दूसरा इसकी कोलोनोस्कोपी भी करवानी चाहिए, कोई मैस तो नहीं बन रहा, कोलोरेक्टल कैंसर करवा रहे हैं, बहुत कॉमन है, ठीक हो गया जी। तो ये जो 3-4 आपके मेन कैंसर हैं, जो कॉमन कैंसर हैं, उनकी आप क्या करवा सकते हो स्क्रीनिंग, पैप स्मीयर से, ये रिप्रोडक्टिव ट्रैक का ट्यूमर होता है, सर्विकल कैंसर जो है सर्विक्स का, सर्विकल कार्सिनोमा जो है, सर्विकल कार्सिनोमा, सर्विक्स का कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर के लिए मेमोग्राफी, प्रोस्टेट कैंसर के लिए ये एंटीजन चेक करना होता है, और कोलोरेक्टल कैंसर के लिए भी फीकल अक्यूल्ड ब्लड, फीकल फीकल फीसिस के अंदर कुछ ब्लड के पार्टिकल आना शुरू हो जाते हैं, ठीक है, तो उसको जो है वो आप फाइंड आउट करने के लिए FOB करवा सकते हैं, और इस पेशेंट की जो है वो कोलोनोस्कोपी की भी जरूरत पड़ती है, इस पेशेंट की जो है वो
कोलोनोस्कोपी भी आप करवा सकते हैं। तो ये थी सारे जो है वो स्क्रीनिंग के जो है वो जो मेथड हैं कि आप कैंसर को स्क्रीन कर सकते हैं।